नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर के इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, वन नेशन वन इलेक्शन के बिल को कैबिनेट ने कल मंजूरी दे दी, लेकिन क्या यह वास्तविकता में संभव हो पाएगा? और वन नेशन वन इलेक्शन के इस अनोखी जिद में क्या इस पूरे देश को उपचुनाव का अखाड़ा बना दिया जाएगा? व्यावहारिक रूप से वन नेशन वन इलेक्शन के पक्ष में कई सारे तर्क देने वाले लोगों के पास भी इसका जवाब नहीं है। और वन नेशन वन इलेक्शन क्यों संभव नहीं है? और जो लोग ये तर्क देते हैं कि 1967 तक तो ऐसा ही होता था, तो उन लोगों की जानकारी के लिए पहले बता दूं कि वन नेशन वन इलेक्शन की बातें कब शुरू हुई। जब इस देश में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव अलग अलग होने का सिलसिला, राज्यों में राष्ट्रपति शासन, सरकार बर्खास्तगी और सरकारों के गिरने, और फिर 1970 में लोकसभा को ही 3 साल 4 महीनों के बाद भंग कर मध्यावधि चुनाव की बुनियाद रखने की वजह से ये पूरा का पूरा इलेक्शन का शेड्यूल टूटा। और ऐसा नहीं था कि शेड्यूल टूटा तो कोई अपराध हो गया, ये शेड्यूल किसी न किसी दिन टूटना था। इसलिए टूटना था क्योंकि भारत में संघीय ढांचा है, इसलिए टूटना था क्योंकि भारत में संसदीय प्रणाली है, न कि अध्यक्षात्मक प्रणाली यानी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। और इसलिए भी टूटना था क्योंकि इस देश में अलग अलग इलाके की पहचान अलग है, तहजीब अलग है, संस्कृति अलग है, कार्य संस्कृति भी अलग है। तो खैर, पहले 4 लोकसभा चुनाव पर लोकसभा के साथ साथ देश के अधिकांश राज्यों में वन नेशन वन इलेक्शन जैसी व्यवस्था अघोषित रूप से चली। वो इस तर्क का आधार अब नहीं हो सकती कि 1952 से 67 तक की स्थिति को वापस लाया जा सकता है। क्या 15 अगस्त 1947 के पहले के नक्शे को आप वापस ला सकते हैं? नहीं ला सकते। तो हर मामले में जिद ठान करके बैठ जाना कि ये काम करना है, ये एक बहुत बड़े पेंडोरा बॉक्स यानी इस देश में संवैधानिक संकट की तरफ ले जाने वाला पहलू अभी से दिखाई दे रहा है। कैसे दिखाई दे रहा है? जरा वन नेशन वन इलेक्शन के ड्राफ्ट को समझिए। वन नेशन वन इलेक्शन का ड्राफ्ट जिसे कल मोदी कैबिनेट ने मंजूरी दी, वो ये कहता है कि इस देश में लोकसभाओं और विधानसभा के चुनाव एक साथ होंगे, और ये करने के लिए यदि कुछ विधानसभाओं का कार्यकाल बढ़ाया जाना जरूरी है तो बढ़ाया भी जा सकता है, ताकि पहली बार यह व्यवस्था 2029 में एक साथ लागू हो। संविधान संशोधन करके उत्तर प्रदेश का 27 में होना है, 29 तक कर सकते हैं, या जिसका 30 में खत्म होना है उसको 29 में ही चुनाव करा सकते हैं। ये सारी चीजें की जा सकती है, लेकिन आगे ऐसा जारी रह पाएगा इसकी गारंटी कौन लेगा? और यही वन नेशन वन इलेक्शन के ड्राफ्ट में सबसे बड़ा लूप होल है। इस लूप होल को नरेंद्र मोदी सरकार कैसे समझती है मुझे नहीं पता, लेकिन जो मुझे समझ में आ रहा है, यह साफ दिख रहा है कि न तो यह व्यावहारिक है और न किसी तरीके से इसे लागू किए जाने के प्रति इस देश के लोगों में कोई उत्कंठा होनी चाहिए। आर्टिकल 82 भारतीय संविधान का अनुच्छेद परिसीमन से संबंधित है, और उस 82 में 82A जोड़े जाने की बात की जा रही है कि जो नया संविधान संशोधन होगा उसमें राज्यों की सहमति ना ली जाए और 82A ऐड कर दिया जाए। 82A क्या करेगा? 82A में जो अब तक बातें निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक अगर लोकसभा वन नेशन वन इलेक्शन लागू होने के बाद लोकसभा बीच में ही भंग होती है तो पूरे देश में चुनाव नहीं होगा, उपचुनाव जैसा चुनाव होगा। मान लेते हैं कि यदि लोकसभा 3 साल में भंग हो गई तो अगली लोकसभा 5 साल के लिए नहीं बनेगी, अगली लोकसभा फिर 2 साल के लिए चुनी जाएगी। अब यह विचित्र बात है, 1 सीटों पर उपचुनाव और 543 सीटों पर उपचुनाव। यह उपचुनाव ही तो कहा जाएगा जब किसी लोकसभा को शेष कार्यकाल के लिए चुना जाए। यही व्यवस्था विधानसभा में होगी। यदि कोई सरकार राज्य में गिर जाती है समय से पहले, और समय से पहले गिर जाती है, तो विधानसभा के शेष कार्यकाल के लिए पूरे राज्य को चुनाव की भट्टी में झोंक दिया जाए, और फिर जो चुनाव हो उस चुनाव में शेष कार्यकाल यदि 2 महीने के लिए भी जरूरत हो, 1 साल के लिए भी हो, 3 साल के लिए भी हो, तो अगली विधानसभा का कार्यकाल अग्निवीर टाइप कार्यकाल हो। इसी तरह मिड टर्म में भंग होने वाली लोकसभा के ठीक बाद का अगली लोकसभा जो होगी उसका कार्यकाल भी सभी सांसदों को अग्निवीर टाइप कार्यकाल दिया जाए। यह अपने आप में अव्यावहारिक आइडिया है। आखिर 3 साल के लिए
कौन जाना चाहेगा? बीच में भंग हो जाए लोकसभा अलग बात है, लेकिन क्या कोई सांसद, क्या कोई विधायक 3 साल के लिए विधायक बनने के लिए पूरे देश को, या सांसद बनने के लिए चुनाव में झोंकना उचित होगा? अब तक यह होता रहा है कि कोई लोकसभा या राज्य की विधानसभा कार्यकाल के बीच में भंग हो जाए तो जो इलेक्शन होता है वो फ्रेश इलेक्शन होता है, और उस इलेक्शन में, उस चुनाव में पूर्ण कार्यकाल यानी 5 साल के कार्यकाल के लिए अगली विधानसभा या लोकसभा चुनी जाती है। पहले भी हुआ है। इंदिरा गांधी ने 3 साल 4 महीने के बाद 1970 में लोकसभा भंग की, तो 71 में जो लोकसभा चुनी गई वो 5 साल के लिए चुनी गई। 1989 में जो लोकसभा गठित हुई वो महज 17 महीने के बाद 1991 में भंग हो गई, तो अगली लोकसभा जो बनी 91 में वो 5 साल की बनी। नरसिम्हा राव की सरकार 5 साल रही उस लोकसभा में। ठीक इसी तरीके से 96 में जो लोकसभा बनी, 2 साल में 3 प्रधानमंत्री। लोकसभा गठित हुई तो नई लोकसभा 5 साल के लिए चुनी गई। ये अलग बात है कि अगली लोकसभा 13 महीने में ही भंग हो गई, 1 वोट से सरकार गिर गई अटल बिहारी वाजपेयी की। और उस वक्त जो लोकसभा बनी वो फिर वो लोकसभा 5 साल के लिए बनी। ये अलग बात है कि अटल बिहारी वाजपेयी ने 8 महीने पहले ही फील गुड और इंडिया शाइनिंग को भांप लिया और उसे समय से पहले भंग कर दिया। लेकिन जो लोकसभा बनी वो समय से पहले ही परिस्थितिवश भले भंग हो जाए, लेकिन जानबूझकर तो कोई ऐसी लोकसभा नहीं बनी कि ये 2 साल की है या 3 साल की है, 2.5 साल की है। ये प्रावधान इसमें करने की बात सामने आ रही है। तो पूरे देश में चुनाव नहीं, उपचुनाव की बुनियाद रखने वाली बात। अब ये कैसे तकनीकी और व्यवहारिक रूप में लोग स्वीकार करेंगे, या लोकतंत्र ही मजाक बनकर रह जाएगा, लोकतंत्र ही चुनाव तंत्र बनकर रह जाएगा, ये सवाल बड़ा विचित्र सवाल होगा। और इस सवाल का जवाब वन नेशन वन इलेक्शन के तर्क को, उसके पक्ष में तर्क देने वाले लोग इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। दूसरी एक व्यवहारिक बात है कि आखिर सत्ता क्यों वन नेशन वन इलेक्शन चाहती है? सरकार को क्या पड़ी है वन नेशन वन इलेक्शन के लिए? तो सरकार को वन नेशन वन इलेक्शन के लिए क्या पड़ी है, इसे समझना हो तो 13 महीनों तक दिल्ली के चारों तरफ जमे हुए किसानों के सत्याग्रह को भी याद कर लीजिए, और उत्तर प्रदेश के 2022 के चुनाव को भी याद कर लीजिए। सभी जानते हैं कि 3 विवादास्पद कृषि कानून बनाए गए थे, मंडी से संबंधित, कृषि से संबंधित, और पूरे देश में किसानों का आंदोलन शुरू हो गया। सत्ता झुकने के लिए तैयार नहीं हुई थी, लेकिन झुकी कब? जब उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब का चुनाव था फरवरी 2022 में। उस चुनाव के 2-2.5 महीने पहले सरकार ने झुकने का फैसला किया, और प्रधानमंत्री ने नवंबर 2021 में, यानी चुनाव के तकरीबन 2.5 महीने पहले, तीनों विवादास्पद कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की। अब वन नेशन वन इलेक्शन हो जाएगा तो राज्य की विधानसभा हो या लोकसभा हो, जनता के बीच तो 5 साल में ही एक बार जाना होगा, और 5 साल में एक बार जाना होगा तो सरकारों की प्रवृत्ति क्या होगी? सरकारों की प्रवृत्ति ये होगी कि सत्ता में आते ही जितने ही पूंजीपतियों के, गोदी सेठों के समर्थन में और जनता का खून चूसने वाले जितने भी कानून बनाए जा सकते हो वो बना दिए जाएं। 4 साल में लोग भूल जाएंगे, या फिर अपना खून चुसवाने की आदत हो जाएगी लोगों को। तो इस तरह की मंशा के तहत वन नेशन वन इलेक्शन तो नहीं लाया जा रहा कि बार बार कौन खामखा जनता के बीच जाता रहे, कभी इस राज्य का चुनाव, कभी उस राज्य का चुनाव, और फिर जनता के हित की बात करता रहे। आखिर गोदी सेठों की सेवा में कहीं ना कहीं जो कमी हो जा रही है वो क्यों हो रही है? इसी वजह से हो रही है ताकि बीच बीच में किसी न किसी राज्य में जनता के पास भी जाना पड़ता है। तो गोदी सेठों की सेवा अगर होती रहेगी तो जनता अपनी सेवा कैसे कराएगी? ये सारी परिस्थितियां इस दिशा में ले जाती है कि वन नेशन वन इलेक्शन फिलहाल एक फिजिबल यानी व्यवहारिक आइडिया नहीं है, आगे भी नहीं हो सकता। इसके साथ जुड़ा हुआ एक और पहलू है। ठीक है, राज्य की विधानसभाओं से बचाने के लिए संघीय ढांचे वाले इस संशोधन को, जैसे आधार को मनी बिल बनाकर सुमित्रा महाजन के समय में राज्यसभा से बचाने के लिए पास करा लिया गया था, उसी तरह से अभी कर लिया जाएगा 82A जोड़कर। लेकिन राज्यसभा की स्ट्रेंथ के मुताबिक 162 सांसदों की जरूरत होगी 2/3 से पास कराने के लिए, क्योंकि संविधान संशोधन ये विशेष बहुमत वाला है, 2/3 तो चाहिए होगा। लोकसभा में 363 सांसदों की 364 सांसदों की या 363 सांसदों की जरूरत होगी 2/3 बहुमत के लिए।
है कितना 292-93, उसमें भी नीतीश नायडू का कोई ठिकाना नहीं है, शिंदे भी अब उसी लीग में चले गए। तो सवाल यह है कि पास कैसे होगा यह विधेयक। तीसरा रास्ता, चूंकि ये सरकार है कुछ भी कर सकती है। आपने देखा कई सारे विधेयकों को, न्याय संहिता वगैरह को पारित होते हुए, जब दोनों सदनों को मिलाकर तकरीबन 150 सांसद सदन से सस्पेंड कर दिए गए और उसके बाद बिल पास करा लिया गया ताकि हाउस की स्ट्रेंथ नीचे हो जाए। और प्रेजेंट एंड वोटेड का रूल है, तो उस प्रेजेंट एंड वोटेड के रूल के तहत जितने लोग उपस्थित हैं उनके 2/3 से पास करा लिया जाए। राज्यसभा में जगदीप धनखड़ ने और लोकसभा में ओम बिरला ने कितने सांसदों को पिछले साल निलंबित किया था, और उस निलंबन अवधि के दरमियान जब सदन का स्ट्रेंथ कम हो गया था, उतने सांसद नहीं आ सकते थे, तो कितने सारे बिल पास कराए गए थे। दरअसल इस सरकार की मंशा को लेकर वन नेशन वन इलेक्शन के मामले में लोगों के अंदर वैसे ही चिंताएं हैं जैसे तीनों विवादास्पद कृषि कानूनों को लेकर थी। अब आगे आगे देखते हैं कैसे सरकार इसे पूरा कराती है। पूर्व राष्ट्रपति को कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया, रामनाथ कोविंद साहब को। हरीश साल्वे जैसे वकील इसमें जोड़े गए, एनके सिंह जैसे ब्यूरोक्रेट जोड़े गए, और तब जाकर इस बिल का मसौदा तैयार हुआ। तो इस बिल के मसौदे को देखने के बाद कई बार यही लगता है कि आखिर कैसे इतने विद्वान लोगों ने इस बिल के व्यावहारिक पक्ष का अध्ययन किए बिना सीधे सीधे मंजूरी दे दी थी। आगे आगे ये किस रूप में संसद में आएगा, संसद में हंगामा की वजह तो नहीं बनेगा, ये फिर किसी जेपीसी या पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में तो नहीं जाएगा, ये सब सवाल अपनी जगह है। ममता बनर्जी ने एक ट्वीट के माध्यम से सीधा सीधा इसे ड्रैकोनियन बताते हुए विरोध करने का ऐलान कर दिया है, अंतिम सांस तक विरोध करने का ऐलान कर दिया है। और आगे आगे ममता बनर्जी के समर्थन में इस बिल के विरोध में खड़े होने वाले लोगों की तादाद, पार्टियों की तादाद बढ़ती जाएगी, और बढ़नी भी चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में सबको अपनी चिंताएं, चाहे वो सैद्धांतिक हो या व्यावहारिक, उसे रखने का पूरा अधिकार है। बिल का समर्थन करना या बिल का विरोध करना ये राष्ट्र प्रेम, देश प्रेम और देशद्रोह की परिभाषा में नहीं आता है, जैसा आजकल बना दिया गया है, जैसा आजकल कुछ लोगों ने लोगों की जुबान पर चढ़ा दिया है। वो कतई ऐसा नहीं होता। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।